स्टैक्स के बारे में बात कर रहे हैं। स्टैक डेटा स्ट्रक्चर, इसमें हम देखेंगे जो एब्स्ट्रैक्ट स्टैक है। एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे, एग्जांपल भी देखेंगे एप्लीकेशन के, इंप्लीमेंटेशन दिखाएंगे और स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी स्टैक की। तो एब्स्ट्रैक्ट स्टैक क्या है? एब्स्ट्रैक्ट स्टैक या स्टैक एडीटी एक ऐसा एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है जिसमें कुछ स्पेसिफिक ऑपरेशन होते हैं। जैसे सबसे पहला लीनियर ऑर्डरिंग यूज करता है, इंसर्शन और रिमूवल परफॉर्म होते हैं एक बार इंडिविजुअली, यानी कि इंसर्ट ऑब्जेक्ट्स यानी कि पुश किए जाते हैं स्टैक पे। जो टॉप होता है स्टैक का वो मोस्ट रिसेंटली पुश्ड ऑब्जेक्ट, जो अभी पुश किया गया है स्टैक पे, उसे बताता है। और जो ऑब्जेक्ट पॉप ऑफ किया जाता है, तो जो भी करंट टॉप दिखा रहा है उसे वहां से इरेज कर दिया जाता है, पॉप किया जाता है। तो ये सब जो चीजें हैं हम बहुत डिटेल में देखने वाले हैं। देखिएगा कि स्टैक का मतलब ये होता है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो आखिर में गया है वही सबसे पहले निकल के आ जाएगा। जैसे आप प्लेट समझिए, अलग अलग प्लेट्स रखिए ना, तो आप जब जाएंगे एक शादी में और प्लेट उठाएंगे तो आप नीचे से तो नहीं उठाएंगे, ऊपर वाली उठा लेंगे। और जैसे जो ये धुल के आएंगी तो जो रखेगा तो सबसे पहले यहाँ रखेगा, फिर उसके बाद यहाँ यहाँ ऐसे करके रखेगा और आप यहाँ निकाल लेंगे। तो इसको रखने का तरीका तो ऐसा है, पहले यहाँ सबसे पहला जो आएगा वो यहाँ आ जाएगा, लेकिन सबसे आखिर में जो निकाला जाएगा, सबसे आखिर में जो रखा गया है वो सबसे आखिर में निकलेगा। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट। ग्राफिकली उसको दिखाया जाए तो ये तीन ऑपरेशन जो मैंने आपको बताया एब्स्ट्रैक्ट स्टैक पे, एक तो टॉप है, स्टैक का टॉप दिखाता है। पुश करना है तो आपके पास यहाँ पर एलिमेंट था, अब यहाँ पुश करेंगे तो ये एलिमेंट यहाँ पर आ जाएगा इसके ऊपर। आखिरी जो था वो ये था, टॉप इसे दिखा रहा था, अगली बार टॉप इसे दिखाने लगेगा। पॉप करना है तो आप इस यहाँ के एलिमेंट को उठा के यहाँ रख देंगे और टॉप को नीचे ले आएंगे। इस एलिमेंट को हटाने की जरूरत नहीं है, इसको कुछ और करने की जरूरत नहीं, बस इसको कॉपी कर लीजिए, ले लीजिए। जैसे आप टॉप हटा देंगे तो ये अपने आप यहाँ मेंबर वो रहेगा, बट अगर कोई और मेंबर डालेंगे तो ये अपने आप यहाँ पर उसकी जगह ले लेगा। अब एब्स्ट्रैक्ट में स्टैक्स में दो एक्सेप्शंस हैं। एक तो अनडिफाइंड ऑपरेशन कि टू कॉल इधर पॉप और टॉप ऑन एन एम्प्टी स्टैक। इसमें क्या है कि आपका स्टैक खाली है, इसमें अभी मतलब ये प्लेट रखी नहीं, शादी में गए आप यहाँ पर प्लेट रखा नहीं है, जब प्लेट रखा ही नहीं है तो आप कैसे इसे निकालेंगे। और अगर कुछ रखा ही नहीं है तो टॉप किसे दिखाएगा? जो टॉप है ना, ये मतलब टॉप पे कौन सी प्लेट है? जब प्लेट ही नहीं है तो टॉप भी कुछ नहीं कर सकता और आप पॉप भी नहीं कर सकते उसको। हाँ, जब खाली है तो केवल पुश कर सकते हैं, इसमें मतलब प्लेट लाके यहाँ रखे जा सकते हैं। एप्लीकेशन बहुत सारे हैं, इनमें एक एक करके देखेंगे। जब इसको पहले स्टैक को अच्छे से देख लेंगे। स्टैक एक बहुत सिंपल डेटा स्ट्रक्चर है। कोई प्रॉब्लम है जैसे इतनी सारी आपको दिखा रहे हैं, अगर आप स्टैक यूज करते हैं तो सिग्निफिकेंटली ये सोल्यूशन आपका आसान हो जाएगा। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग है स्टैक का काम। जैसे अगर जो अभी एक एक करके यहाँ पर लिस्टिंग थी, पार्सिंग कोड, ट्रैकिंग फंक्शन कॉल, डीलिंग विद अनडू रीडू ऑपरेशन, रिवर्स पॉलिश कैलकुलेटर, असेंबली लैंग्वेज, ये सारे स्टैक में आप यूज करते हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं इसमें कि स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे। जो ऑप्टिमल एसिम्प्टोटिक रन टाइम है किसी भी चीज का स्टैक में, वो ऑर्डर ऑफ 1 होना चाहिए। यानी जो रन टाइम है एल्गोरिथम का, इंडिपेंडेंट है कितने नंबर आप उसमें रखते हैं। तो हम चाहते हैं कि इस लोअर बाउंड को हमेशा अचीव करें। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन दो तरीके से हो सकता है। हम सिंगली लिंक लिस्ट यूज कर सकते हैं या ओपन एंडेड एरे यूज कर सकते हैं। लिंक लिस्ट या लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन अगर देखें इसका, तो जो ऑपरेशन है, अब लिस्ट आप जानते हैं, लिंक लिस्ट क्या होती है? लिंक लिस्ट का मतलब ये होता है कि आपके पास लिंक होगी, यानी यहाँ एलिमेंट होगा, यहाँ पर इसका पॉइंटर होगा, मतलब ये पॉइंटर होगा नेक्स्ट नोड का। तो लिस्ट का टेल यहाँ पर है, लिस्ट का हेड यहाँ पर है, लिस्ट का टेल यहाँ पर है। और अगर फाइंड करना है तो सभी में फाइंड, इंसर्ट, सब में ऑर्डर ऑफ 1 लग रहा है। इरेज में अगर आप यहाँ पर इरेज करना चाहते हैं एलिमेंट को तो ऑर्डर ऑफ n लगता है, ओके, इरेज करने में। बाकी सब में 1 है। तो जो डिजायर्ड बिहेवियर है एब्स्ट्रैक्ट स्टैक का, हम बैक में करने की जगह हम इसे फ्रंट में भी कर सकते हैं। यानी कि स्टैक का मतलब क्या होता है, आप लिंक लिस्ट के स्टार्टिंग में कर लीजिए, यही यहाँ पर कर लीजिए, ये जो आखिरी एलिमेंट है वहां पर आप केवल इंसर्शन करते रहिए, डिलीशन करते रहिए, तो बस ऑर्डर ऑफ n शिफ्ट होके पहले में आ जाएगा। तो जो डेफिनेशन है क्लास की वो इस तरीके से होगी, सिंगल लिस्ट। अगर सिंगल लिस्ट से आप कर रहे हैं तो ये इसके कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर हो गए। साइज एम्प्टी आपको बताना है, फ्रंट बैक, ये हेड है, ये टेल है, क्योंकि लिस्ट का हेड एंड टेल बताना पड़ेगा। काउंट कितने, काउंट अगर करना है तो काउंट फंक्शन रख सकते हैं। अब पुश फ्रंट और पुश बैक, पुश फ्रंट, पुश बैक और पॉप फ्रंट, पुश फ्रंट, पुश बैक और पॉप फ्रंट और इरेज, ये आपके अलग अलग फंक्शन है। तो स्टैक क्लास जिसमें आप सिंगली लिंक लिस्ट यूज करेंगे, उस
इसमें आप प्राइवेट मेंबर लेंगे इस तरीके का, सिंगल लिस्ट टाइप, जो भी टाइप आप देंगे, और लिस्ट, ये लिस्ट रहेगी। एम्प्टी टॉप पुश पॉप तो इसमें चलेगा ही चलेगा। कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर इसकी आवश्यकता है नहीं, क्योंकि लिस्ट एक बार आपने डिक्लेयर कर दिया ये वाला, तो अपने आप कंपाइलर कॉल कर लेगा कंस्ट्रक्टर को सिंगल लिंक लिस्ट के लिए जब भी स्टैक कंस्ट्रक्ट होगा। एम्प्टी और पुश फंक्शन, ये एम्प्टी है और ये पुश फंक्शन, ये कैसे होगा? लिस्ट एम्प्टी, अगर डॉट एम्प्टी है तो आप पता कर लेंगे कि एम्प्टी है, अगर पुश करना है तो लिस्ट में पुश फ्रंट आप फंक्शन लगा देंगे। इसी तरीके से आप अगर टॉप और पॉप फंक्शन देखें तो कुछ बाउंड्री केसेस जरूर कंसीडर कर लीजिए कि अगर आप टॉप पे जा रहे हैं, टॉप तो अगर एम्प्टी है तो अंडरफ्लो हो जाएगा और लिस्ट का फ्रंट रिटर्न कर दीजिए। इसी तरीके से आप पॉप करना चाह रहे हैं तो ध्यान दीजिए पॉप कभी पॉसिबल नहीं है जब लिस्ट एम्प्टी है आपकी या फिर स्टैक एम्प्टी है। अगर एरे इम्प्लीमेंटेशन करें आप इसका, एरे इम्प्लीमेंटेशन, तो अगर ए वन एंडेड एरे है तो सारे ऑपरेशन हम अगर बैक में करें, एक एंडेड है, सारे ऑपरेशन बैक में करें तो उसे हम ऑर्डर ऑफ थीटा ऑफ एन हम चले जाएंगे। हाँ, ये जरूर है कि आप अगर इंसर्ट और डिलीट करना चाहते हैं फ्रंट में तो आपका ऑर्डर ऑफ एन लगेगा, क्योंकि आप उस लेवल तक आपको जाना पड़ेगा। डिस्ट्रक्टर, अब हमको डिस्ट्रक्टर की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? हम स्टोर करना चाहते हैं, वी नीड टू स्टोर एन एरे, तो टाइप एरे इस तरीके से करेंगे C++ में, हम वी स्टोर द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एंट्री, तो इस यहाँ पर हमारे पास एरे नाम से ही पहली एंट्री आ जाएगी। इसके अलावा कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा, जैसे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने हैं स्टैक में, इन स्टैक साइज से पता चल जाएगा, ये कैपेसिटी क्या है, एरे कैपेसिटी से पता चल जाएगा आपको। तो स्टैक जब एरे इम्प्लीमेंटेशन करेंगे इसका, तो C++ में करना चाहें तो कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। आप एक टेम्पलेट बना लीजिए, क्लास स्टैक, प्राइवेट में आप स्टैक साइज, एरे कैपेसिटी और यहाँ पर एरे डिफाइन कर दीजिए। स्टैक जैसे आप इनिशियलाइज करना चाहते हैं 10 से, ये डिस्ट्रक्टर है, स्टैक मतलब क्लास का डिस्ट्रक्टर है, एम्प्टी टॉप पुश पॉप। कंस्ट्रक्टर क्यों हमने यूज किया? क्योंकि कंस्ट्रक्टर स्टोर कर रहा है एड्रेस ऑफ द एरे, तो हमें एलोकेट करना पड़ेगा मेमोरी एरे को और फिर इनिशियलाइज करने पड़ेंगे मेंबर्स को। इस तरीके से ये न्यू, ये देखिए यहाँ पर एरे को न्यू कॉल करना पड़ेगा, न्यू एरे टाइप एरे कैपेसिटी। तो ये एक रिक्वेस्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम को कि हमें एरे कैपेसिटी नंबर के ऑब्जेक्ट आप दे दीजिए। थोड़ा एक वार्निंग देखिएगा इसमें, कंस्ट्रक्टर में जो C++ है, वेरिएबल जो इनिशियलाइज होते हैं वो उसी तरीके इनिशियलाइज होते हैं उस ऑर्डर में जिस ऑर्डर में उनको डिफाइन किया जा सकता है। तो ये देखिए, ये और ये दोनों अलग हो जाएंगे, क्योंकि इसमें स्टैक साइज और टाइप एरे, ध्यान दीजिएगा, आपको ये ऑर्डरिंग इसकी प्रॉपर रखनी है अगर आप इसको इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो ये कोड देख के। डिस्ट्रक्टर जब आप कॉल करेंगे एक न्यू को कंस्ट्रक्टर में, तो ऑपरेटिंग सिस्टम से वो मेमोरी मांगेगा और डिस्ट्रक्टर उस मेमोरी को ऑपरेटिंग सिस्टम को रिटर्न करेगा। जैसे आप ऐसे लिखते हैं स्टैक डिस्ट्रक्टर, तो डिलीट एरे इस तरीके से रिटर्न भी करेगा। एम्प्टी का मतलब ये है स्टैक अगर एम्प्टी है जब स्टैक साइज 0 होगा, यानी कि आप ऐसे एम्प्टी चेक कर सकते हैं, स्टैक साइज 0 है तो ये रिटर्न कर सकते हैं। और अगर आप इवेल्युएट करना चाहते हैं स्टैक साइज 0 है, ट्रू करिए या फिर फॉल्स करिए, उसकी जरूरत नहीं है, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। टॉप के लिए देखें तो अगर n ऑब्जेक्ट्स हैं स्टैक में, तो आखिरी कहाँ रखा होगा? n-1 पे, यानी कि आप अगर स्टैक देखें, अगर एम्प्टी है अंडरफ्लो हो जाएगा और ये रिटर्न करेगा स्टैक साइज -1, ध्यान दीजिएगा, इंडेक्स n-1 पे। पॉप अगर करेंगे तो रिमूव करना है अगर ऑब्जेक्ट को, तो ये सिंपली आपको साइज कम करना है, कोई ऐसा 0 नल वाल रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट डिक्रीज कर दीजिए साइज को, यानी कि पॉप जो प्रीवियस टॉप था स्टैक का उन्हें एलोकेशन आ गया स्टैक साइज। इस तरीके से आप जब पॉप करेंगे तो एम्प्टी है तो अंडरफ्लो करेंगे या फिर स्टैक साइज को ही कम कर देंगे, बस इतना करना है, और रिटर्न कर देंगे स्टैक साइज जो रिसेंट आया वो रिटर्न हो जाएगा। पुश के लिए जब आप पुश करना है तो एरे को देखना पड़ेगा फुल है कि नहीं, तो पहले चेक करना पड़ेगा एरे कैपेसिटी है तो हम बोलेंगे ओवरफ्लो हो गया। उसके बाद आप जो भी ऑपरेशन करना है करके स्टैक साइज को बढ़ा, जैसे ऑब्जेक्ट रखना है आपको, तो ये पुश कर सकते हैं। एक्सेप्शंस क्या हो सकते हैं इसमें? जब एरे फुल है, द केस वेयर द एरे इज फुल इज नॉट एन एक्सेप्शन डिफाइंड इन द एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट स्टैक। तो केस जहां पर एरे फुल है इसको एक्सेप्शन की तरह नहीं देखा जा रहा है। अगर एरे फिल्ड है तो हम इंक्रीज कर सकते हैं साइज ऑफ एरे को, एक एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हैं, इग्नोर कर देते हैं कि एलिमेंट पुश भी हुआ है, या रिप्लेस कर देते हैं करंट टॉप को जो स्टैक का है, या हम जो पुशिंग प्रोसेस है उसको सुला देंगे, उसको लेट इट स्लीप जब तक कोई रिमूवल नहीं हो रहा है। ये एक्सेप्शंस इस तरीके से हम देखेंगे, तो इसलिए हम इसके लिए मेंबर फंक्शन इंक्लूड कर सकते हैं फुल। एरे कैपेसिटी अगर देखना चाहें, एरे कैपेसिटी, तो अगर डायनेमिक मेमोरी अवेलेबल है तो सबसे बढ़िया है कि आप इंक्रीज कर दें एरे कैपेसिटी को।
अगर हम एरे कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं तो सवाल उठता है कितने कांस्टेंट बाय व्हाट मल्टीपल, ये सवाल जरूर उठता है। ये डिपेंड करता है कि आप कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। तो देखिए, अगर एक विजुलाइज करिए कि हमको अगर एलोकेशन करना है न्यू मेमोरी का तो क्या होना चाहिए। जैसे काउंट 8 है, इसका काउंट कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, वाटर लूप। अब काउंट 8 है, एरे कैपेसिटी भी 8 है, एरे ये आपको दिख रहा है। अब इस पे अगर हम न्यू टाइप एन ऐसे कॉल करते हैं, जब एन नई कैपेसिटी है, तो हम क्या करेंगे, हमको वी मस्ट हैव एक्सेस टू दिस सो दैट वी स्टोर द एड्रेस रिटर्न बाय द न्यू इन अ लोकल वेरिएबल से टेम्प। तो हम अगर ये नया बना रहे हैं तो किसी टेम्प में इसको स्टोर करेंगे सबसे पहले, है ना। उसके बाद ये वैल्यूज कॉपी करेंगे, जब ये भर गया है तो वैल्यूज कॉपी करेंगे, डब्ल्यू को यहाँ डालेंगे, इस तरीके से टेम्प में हम ये सारी वैल्यू वाटर लूप की उठा के यहाँ डालेंगे। अब जो मेमोरी है ओरिजिनल एरे की, उसको भी डीलोकेट करना पड़ेगा। उसके बाद अप्रोप्रिएट मेंबर वेरिएबल्स को रीअसाइन करना पड़ेगा। ये जो आपने दिखा, ये काउंट अब 8 हो गया, लेकिन एरे कैपेसिटी अब 8 नहीं रही, अब ये हो गई 16, तो ये 16 करनी पड़ेगी आपको। इम्प्लीमेंटेशन इसका कैसे होगा, जैसे आप कोई कैपेसिटी देते हैं तो जब आप एरे बनाएंगे तो उसकी डबल कैपेसिटी दे देंगे। 8 को याद है, 16 किया था हमने, डबल कैपेसिटी दे देंगे। ये तरीका है टेम्परे को, टेम्परे बनाएंगे, ये टेम्परे बन गया, इसकी कैपेसिटी कितनी है, इस कैपेसिटी के डबल। फिर उसके बाद एक एक करके ये वैल्यू इसमें भर देंगे जो ऐसे भरी गई है टेम्परे में, और उसके बाद इस एरे को डिलीट कर देंगे। ये तीसरा तरीका हुआ। और उसके बाद हम ये कैपेसिटी को 8 से 16 कर देंगे। तो ये हमने अलग अलग स्टेप में चीजें चेंज की। अब हमारा सवाल वही उठता है कि कितना चेंज करेंगे, क्या कांस्टेंट लगेगा, क्या मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट से एरे कैपेसिटी के लिए। तो हमको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि किसी भी टाइम पे जब हम पुश करते हैं फुल स्टैक पे, तो इसमें n कॉपी लगती है। तो रन टाइम हमारा थीटा ऑफ n हो गया, इसमें रन टाइम थीटा ऑफ n हो गया। तो पुश यूजुअली ऑर्डर ऑफ 1 होता है, एक्सेप्ट व्हेन मेन मेमोरी इज रिक्वायर्ड, दैट इज न्यू मेमोरी इज रिक्वायर्ड, दैट इज ऑर्डर ऑफ n। तो अगर हमको स्टेट ये एवरेज रन टाइम बताना है तो हम इसमें कुछ अमोर्टाइज टाइम का कॉन्सेप्ट रखेंगे। यानी कि अगर n ऑपरेशन थीटा ऑफ fn टाइम ले रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि इंडिविजुअल ऑपरेशन उसका अमोर्टाइज रन टाइम है ऑर्डर ऑफ fn बाय n। इसका मतलब ये है कि हम n ऑब्जेक्ट को अगर इंसर्ट करना चाहें तो ऑर्डर n स्क्वायर कॉपीज, यानी कि अमोर्टाइज टाइम हो गया ऑर्डर ऑफ n, ऑर्डर ऑफ n कॉपीज यानी कि अमोर्टाइज टाइम हो गया ऑर्डर ऑफ n, अगर fn बाय fn मान लेते हैं। इसको देखते हैं किस तरीके से, हम एक एग्जांपल देखेंगे। इंक्रीज करना है कैपेसिटी बाय 1, हर एक बार में एक नंबर से इसकी कैपेसिटी बढ़ाना है जब एरे फुल हो जाए। तो हर एक इंसर्शन पे जब भी एरे फुल होगा तो हमको सारी एंट्रीज कॉपी करनी पड़ेगी। मान लीजिए हम डबल कर देते हैं नंबर ऑफ एंट्रीज, हर बार डबल कर रहे, देखिएगा यहाँ से डबल कर दिया, जैसे यहाँ तक तो फिल करते रहे, लेकिन जैसे ही होगा इसको डबल कर दिया, फिर इसके बाद ये फिल होता रहा, यहाँ तक ये फिल किया, फिर इसको डबल कर दिया। अगर हम डबल करते हैं नंबर ऑफ एंट्रीज, जब भी फुल हो जाए तो जो नंबर ऑफ कॉपीज आएंगी वो कम हो जाएगी। देखिए, एक बार कॉपी किया ये बार, फिर एक बार यहाँ कॉपी करेंगे, 2 बार ही करनी पड़ेगा। तो एरे कैपेसिटी को अगर देखें तो ये इसकी मैथमेटिक्स एक करके आगे बढ़ाएं। जब पुश करना चाहेंगे k एलिमेंट को स्टैक पे, तो उसमें k कॉपीज लगेगी आपको। तो टोटल नंबर ऑफ कॉपीज कितनी हो जाएगी, 1 से लेकर n k-1। इसको आप देखिए, सिग्मा अगर k अलग से कर लें यहाँ पर, ये तो सिग्मा ऑफ 1 to n तो n ही होता है, इसका मतलब होगा n+1/2 यानी कि ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। तो जो अमोर्टाइज कॉपीज होंगी वो मिलेगी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर बाय n, जो हमने देखा था fn बाय n, दैट इज ऑर्डर ऑफ n। तो हर एक पुश में ये ऑर्डर ऑफ n टाइम चलेगा। जो वेस्टेड खराब होने वाली स्पेस होगी उसको केवल ऑर्डर ऑफ 1 होगी, थीटा ऑफ 1 होगी। ये देखिए इस तरीके से। अगर हम इंक्रीज कर दें एरे साइज को, थोड़े बहुत 4 से गुना कर दें, 8 से गुना कर दें, 100 से गुना कर दें, तो उसमें क्या होगा कि अमोर्टाइज रन टाइम पर इंसर्शन थीटा ऑफ n हो जाएगा। कैसे, अगर हम इन कॉपी को देखें जो इंक्रीज करना है हमें बाय साइज से 4, जनरल इंक्रीज करने के लिए हमें कांस्टेंट वैल्यू m से मल्टीप्लाई करेंगे। m k से कर दिया, और क्योंकि m k से किया तो यहाँ m से डिवाइड भी करना पड़ेगा n को, तो m को बाहर लेंगे, k है यहाँ पर n+1/2 यानी n बाय m प्लस n बाय n+2, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर हो गया। तो एरे कैपेसिटी को हम जो डिफरेंस हम देख रहे हैं, ये कॉपीज पर इंसर्शन है, अनयूज मेमोरी है, वो कितनी यहाँ पर खाली हो रही है, वेस्ट हो रही है, इस पर थोड़ा ध्यान दे सकते हैं। तो एप्लीकेशन देखें अगर हम स्टैक का, तो जो भी पार्सिंग होती है मोस्टली इसमें हम स्टैक यूज करते हैं, जैसे मशीन टैग HTML की, C++ में जो मैचिंग होती है पैरेंथेसिस की, ब्रैकेट की, ब्रेसेस की। तो पार्सिंग कैसे करते हैं XHTML में, हम देखते हैं कैसे पार्सिंग HTML होगा। हम इसमें दिखाएंगे किस तरीके से स्टैक यूज कर सकते हैं हम XHTML को पार्स करने में। तो XHTML हाउ टू पार्स, एक मार्कअप लैंग्वेज है। ये पार्सिंग मतलब तोड़ना चीजों को और एक एक करके उसको डिवाइस करना। तो मार्कअप लैंग्वेज एक मीन होती है ताकि आप डॉक्यूमेंट को एनोटेट कर सके
कॉन्टेक्स्ट दे सके टेक्स्ट के हिसाब से। तो एनोटेशंस ये इन्फॉर्मेशन देता है स्ट्रक्चर के बारे में और प्रेजेंटेशन क्या है उसका। बेस्ट नोन है HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हम XHTML करेंगे, XHTML भी HTML ही है, थोड़ा XML प्लस HTML हो गई है। तो XHTML ये नेस्टेड हम ओपनिंग टैग होती है, इसमें कुछ आइडेंटिफायर होगा, फिर उसकी हमेशा कोई ना कोई क्लोजिंग टैग जरूर होता है। इस तरीके से अगर HTML है तो HTML एंड होगा, हेड होगा तो एंड हेड होगा, टाइटल होगा तो एंड हेड होगा, बॉडी है तो बॉडी एंड होगी, पी होगा तो पी एंड होगा, अगर कोई टैली करना है तो इटैलिक एंड होगा। तो नेस्टिंग इंडिकेट हमें करती है कि कोई भी क्लोजिंग टैग उसका मैच करवाना है जो मोस्ट रीसेंट ओपनिंग टैग है उससे ही करवाना है। तो स्ट्रेटेजी इसकी क्या होगी, हम रीड करेंगे XHTML को लीनियरली, फिर रखेंगे जो ओपनिंग टैग से स्टैक में। जब क्लोजिंग टैग आएगा तो हम चेक करेंगे कि मैच अगर होता है व्हाट इज ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक, और उसके बाद हम ये एग्जांपल बताता हूँ। HTML है, यहाँ पर रख दीजिए, हेड है रख दीजिए, टाइटल है रख दीजिए। जैसे आप यहाँ पर आए, देखिए टाइटल है, इसके बाद क्या मिलेगा, इस टाइटल के बाद, इस टाइटल के बाद एकदम से एंडिंग मिल गया, जैसे एंडिंग मिल गया इसको निकाल दीजिए। फिर आप उसके बाद हेड मिल गया, हेड फिर से बताता हूँ। सबसे पहले हम HTML रखेंगे, हमने HTML रखा, फिर इसके बाद हमने क्या किया, इसमें हेड रखा, इसके बाद हमने टाइटल रखा। अब टाइटल के बाद ये एंड टाइटल आ गया ना, तो इस टाइटल को हटा दीजिए। उसके बाद केवल हेड था यहाँ पे, लेकिन अब एंडिंग हेड भी मिल गया तो इसको भी हटाना पड़ेगा। फिर HTML रखा हुआ है, फिर अगला बॉडी आ गया, बॉडी को रख दीजिए, पी आ गया, पी को रख दीजिए, आई आ गया, आई को रख दीजिए, और अगली बार फिर से आई एंड हो गया तो आई को निकालना पड़ेगा। फिर पी आ गया तो पी को निकालना पड़ेगा, फिर बॉडी आ गया तो बॉडी को निकालना पड़ेगा, फिर HTML आ गया, अगला HTML का एंड आ गया, HTML को निकालना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम पार्सिंग करते हैं। जब हम फिनिश करेंगे पार्सिंग को तो स्टैक एम्प्टी होना चाहिए। तो पॉसिबल एरर क्या हो सकते हैं, क्लोजिंग टैग मैच नहीं कर रहा है ओपनिंग टैग से ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक, क्लोजिंग टैग जब स्टैक एम्प्टी हो जाए तब भी क्लोजिंग टैग दिख रहा है आपको, और स्टैक एम्प्टी नहीं हो रहा है डॉक्यूमेंट के एंड होने पर भी। इन तीनों ही केस में हम बोलेंगे कि XHTML को ठीक से नहीं लिखा गया है। तो एरर बताएंगे। जो पहले HTML थी, ओल्ड HTML, उसमें जरूरी नहीं था कि आप क्लोजिंग टैग दें या नेस्टिंग आप दें, इसलिए पार्सर्स आपको ऐसे बनाने हैं जो स्पेसिफिक हो। XML की बात करें तो XHTML एक इम्प्लीमेंटेशन है XML का, मैंने बताया XHTML HTML प्लस XML है। तो XML डिफाइन करता है एक क्लास जनरल पर्पस एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज की, जिसको वो डिजाइन कर सकता है ताकि हम इंफॉर्मेशन की शेयरिंग कर सकें बिटवीन सिस्टम। तो ये क्लास XML एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज, ये एक क्लास ऑफ जनरल पर्पस XML लैंग्वेज डिजाइन करता है ताकि आप शेयर कर सके इंफॉर्मेशन को सिस्टम्स के बीच में। वही रूल अप्लाई करेंगे किसी भी फ्लेवर जो XML का आएगा, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग मैच और नेस्टेड। इसी तरीके से पार्सिंग अगर C++ की करें तो बिल्कुल सेम तरीका है, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग देखेंगे, C++ पैरेंथेसिस ब्रैकेट और ब्रेसेस, वो तारीख ठीक से आपके मैनेज है कि नहीं। तो ये फंक्शन कॉल्स हम कर सकते हैं, फंक्शन कॉल ये भी उसी तरीके से है। फंक्शन कॉल में सबसे पहले हम फंक्शन लिखते हैं, तो फंक्शन सब प्रॉब्लम हो सकती है उसकी जिसको सॉल्व करना है, तो वो दूसरे फंक्शन को कॉल कर सकता है। एक बार फंक्शन कॉल फिनिश हो जाए तो वो दोबारा रिटर्न कर जाएगा प्रीवियस फंक्शन को। तो इसमें हमको देखना पड़ेगा कि जब भी फंक्शन रिटर्न करेगा तो एग्जीक्यूशन और रिटर्न वैल्यू पास होगी लास्ट फंक्शन में जिसने इसको कॉल किया था। इसका मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो आजकल के CPU में तो हार्डवेयर स्पेसिफिकली डिजाइन होता है इस फंक्शन कॉलिंग के लिए। ऐसे रिवर्स पॉलिश फंक्शन है जो मैथमेटिक्स है, जब हम इनफिक्स नोटेशन कॉल कर रहे हैं या देख रहे हैं, क्योंकि हमारा दिमाग जो है, जो यूजर है, वो इनफिक्स में सोचता है, जबकि कंप्यूटर इनफिक्स में नहीं सोचता है, वो पोस्ट ऑर्डर में सोचता है। कैसे करेंगे इसको, अगर पैरेंथेसिस बहुत जरूरी है, पैरेंथेसिस ना लगा के देखिए आप, अगर ये नहीं लगाते हैं तो 17 रिजल्ट आ जाएगा, अगर यहाँ लगा देते हैं तो -1, यहाँ लगा देते, दोनों में लगा देते हैं तो -7, यानी कि हर बार रिजल्ट चेंज हो रहा है, इसलिए पैरेंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर हम इस तरीके से देखें कि जो पहला ऑपरेंड है वी कैन फेस फर्स्ट फॉलोड बाय द ऑपरेटर। ये मैं आपको बता रहा था कि कंप्यूटर कैसे सोचता है, कंप्यूटर पोस्ट ऑर्डर में सोचता है, हमें जो दिखता है वो इन ऑर्डर में होता है। तो पार्सिंग हमको लेफ्ट टू राइट रीड हम कर सकते हैं उसमें, और फिर परफॉर्म कर सकते हैं कोई भी ऑपरेशन इन दो लास्ट ऑपरेंड, यानी कि 3 और 4 लेंगे प्लस लगा देंगे, जो भी रिजल्ट आएगा, मान लीजिए कुछ के रिजल्ट आ गया, के और 5 को लगा के इंटू कर देंगे। जैसे हमने देखा 3 और 4 को लगाया प्लस किया तो 7 आ गया, 7 और 5 में इंटू लगाया तो कितना हो गया 35, 35 और 6 में लगाया माइनस तो कितना हो गया 29, ऐसे वैल्यू आ सकते हैं। तो रिवर्स पोलिश नोटेशन, ये जिसे हम अभी देख रहे थे, ये मैथमेटिशियन जैन लुकासिविज के नाम पे है। ये आपका रिकर्सिव स्टैक जो यूज होता है प्रोसेसर्स में, उसका बेसिस है।
और भी इनके बहुत सारे वो थे, कॉन्ट्रीब्यूशन थे। तो रिवर्स पोलिश नोटेशन का जो मैंने आपको एग्जांपल बताया, 3 और 4 और 5 इस तरीके से रिवर्स पोलिश नोटेशन या पोस्ट ऑर्डर नोटेशन देखें तो 3 और 4 है यहाँ पर, फिर 4 और 5 है, तो 4 और 5 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ रखेंगे, कितना गया 4 और 5 20, फिर 3 और 20 को प्लस करेंगे यानी 23, फिर 23 और 6 को माइनस करेंगे, आपका 17 आ गया। ऐसे ही ये करना है आपको, तो 5 और 6 लेंगे, माइनस करेंगे, -1 आ गया, फिर 4 और -1 को इंटू करेंगे, -4 आ गया, 3 और -4 को प्लस करेंगे, -1 आ गया। ऐसे आता है। बेनिफिट क्या है कि कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, कोई ब्रैकेट रिक्वायर नहीं होता। जैसे मैंने बताया एचटीएमएल पहले जो होता था उसमें ब्रैकेट वगैरह की जरूरत नहीं होती थी, तो वहां पर एम्बिग्यूटी आ गई। लेकिन रिवर्स पोलिश नोटेशन अगर आप करते हैं, खैर ये मैं एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूँ जिसमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, जिसमें नंबर्स हम प्लस माइनस कर रहे हैं। एक एग्जांपल दे रहा था वहाँ का, यहाँ पर ये जरूरी है कि हम जाने कि ब्रैकेट की आवश्यकता ही नहीं, अगर ब्रैकेट लगाएंगे तो हर बार अलग अलग आंसर आएगा। तो कंप्यूटर इसे आराम से परफॉर्म कर सकता है। ऑपरेंड आप लोड करें रजिस्टर्स में और उसके बाद रिवर्स पॉलिश के हिसाब से आप प्रोसेस करें उसे स्टैक को लेकर। तो ये रिवर्स पॉलिश नोटेशन है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जैसे यूज होता है, और एक सिंपल थॉट प्रोसेस है जब हम लिखते हैं असेंबली लैंग्वेज में। तो यू कैन नॉट परफॉर्म एन ऑपरेशन until you have all the operands loaded into the register। तो इस तरीके से हम, ये थोड़ा डिटेल में नहीं जाता हूँ इसमें क्योंकि ये थोड़ा सा हार्डवेयर वाली बात होगी। तो रिवर्स पॉलिश नोटेशन आप बस ये समझ लीजिए कि जिस तरीके से कंप्यूटर सोचता है वैसा है। और अगर आपको पार्स करना है रिवर्स पॉलिश नोटेशन, ऑपरेंड स्टैक लेना है, तो ऑपरेंड का प्रोसेस करना है जब आप एलिमेंट पुश करेंगे स्टैक पे, और जब भी कोई ऑपरेटर आएगा लास्ट 2 को निकाल दीजिए, ऑपरेशन करिए और उसको फिर पुश कर दीजिए दोबारा। इसका एग्जांपल समझाता हूँ आपको। रिवर्स पॉलिश नोटेशन जो स्टैक यूज करते हैं इसमें, अगर आपको इसका रिवर्स पॉलिश एक्सप्रेशन यूज करना है स्टैक लेके, तो अब यहाँ पर जब वैल्यू आ रही देखते रहिएगा, पहले हमने 1 रख दिया यहाँ पर, फिर 2 आया 2 रख दिया, 3 आया 3 रख दिया, अब प्लस आ गया। जैसे ही प्लस आया ना तो 3 और 2 को निकाल के प्लस कर दी वैल्यू, 3 और 2 को निकाल के प्लस कर दी वैल्यू 5, अब 5 को ऊपर रख दिया यहाँ पे। अब अगला क्या आ गया, ये काम हो गया। अब 5, अब अगला आ गया 4 आ गया तो रख देंगे, 5 आ गया तो भी रख देंगे, 6 आ गया तो भी रख देंगे। अब 6 के बाद इंटू आ रहा है तो 5 और 6 ये दोनों है ना, इनको निकाल लेंगे, मतलब पॉप कर लेंगे, दोनों का इंटू कर देंगे, 30 आएगा, इनको इंटू करके तो 30 को फिर पुश कर देंगे, यहाँ पर आ गया। अब अगला मेंबर क्या आ रहा है, अब देखिए अगला मेंबर 30 रखने के बाद अगला मेंबर माइनस आ रहा है, तो 30 और 4 को निकाल के माइनस करना पड़ेगा, -26 आएगा। अब अगला इंटू आ रहा है, 7 आ रहा है तो 7 रख देंगे, फिर इंटू आ रहा है तो 7 और 26 को निकाल के माइनस, मतलब माइनस में आएगा आंसर, उनको मल्टीप्लाई कर देंगे 26 और 7 को, -182 रख देंगे। अब अगला मेंबर क्या आ रहा है, अगला मेंबर जो आ रहा है वो ये माइनस आ रहा है, तो यहाँ पर -170 हो जाएगा। उसके बाद हम लास्ट ये करेंगे तो 178 आ जाएगा, फिर उसके बाद 8 आ जाएगा तो 8 रख देंगे, फिर 9 आ जाएगा तो 9 रख देंगे, मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा तो 8 और 9 को निकाल के 72 बना देंगे, 72 को फिर पुश कर देंगे, पुश करने के बाद देखेंगे 72 और 178 के बाद क्या आ गया, प्लस आ गया, दोनों को जोड़ के यहाँ आंसर लिख देंगे, यही आपका फाइनल आंसर हो गया। इसका मतलब ये इवेल्युएट करने के लिए जब आंसर हमारा आता है 250, वो इक्विवेलेंट है इनफिक्स नोटेशन इसके। अब देखिए इसमें कितना ब्रैकेट्स और कितना सब कुछ यूज हो रहा है, कितना मुश्किल हो जाएगा इसको करना। हम बगैर पैरेंथेसिस के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं आराम से। तो ये जो सोल्यूशन है आपका, जिसका रिवर्स पॉलिश नोटेशन कुछ इस तरीके का है, अगर हम इसका कंपैरिजन करें तो ये जो वैल्यू है ये आपको वो रिजल्ट देगी जो इसका रिवर्स करने के बाद रिवर्स पॉलिश नोटेशन, यानी पोस्ट ऑर्डर आपको निकालना है, बस एक तरीके से समझ लीजिए। अब स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी STL एक रैपर क्लास है जो ऑलरेडी आपको मिलती है, आप डायरेक्ट स्टैक यूज कर सकते हैं, है ना। जरूरी नहीं कि आप सब चीजें खुद ही इंप्लीमेंट करें, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी में ऑलरेडी अवेलेबल है। तो यहाँ हैश इंक्लूड कर दीजिएगा स्टैक को, या आपके पास हैश इंक्लूड जैसे IOST वैसे स्टैक कर लीजिएगा। बस इस एक स्टैक आई स्टैक बना दीजिए इसको लेके, और बस पुश और पॉप करते रहिए। इसमें रीजन ये है कि स्टैक क्लास एक रैपर है, क्योंकि इट यूजेज अ डिफरेंट कंटेनर क्लास टू एक्चुअली स्टोर द आइटम, इसलिए रैपर क्लास है, किसी और क्लास को यूज करती है ये स्टोर करने के लिए। तो स्टैक क्लास ये रिप्रेजेंट करता है स्टैक इंटरफेस, आप केवल इसमें बगैर खुद इंप्लीमेंट किए हुए पुश पॉप टॉप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो स्टैक एक सिंपलेस्ट एडीटी है, हमने देखा कि कैसे इनको इंप्लीमेंट करेंगे, और पार्सिंग फंक्शन कॉल्स और रिवर्स पॉलिश सब यूज हो सकता है। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, ये स्टैक के बारे में जानकारी दी हमने।